आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। ठीक है, और उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी और अ सब्सटेंस विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इलेक्ट्रिक बिहेवियर। इलेक्ट्रिक चार्ज ही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रिक बिहेवियर आता है, और उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं? क्यू से करते हैं। जहाँ जो चार्ज है उसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला है आपका पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम प्लस क्यू लिखते हैं, और जो दूसरा है आपका नेगेटिव चार्ज, जिसको हम माइनस क्यू लिखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है? किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। जनरली जो है कोई भी बॉडी वो किससे मिलकर बनी है? आपका एटम्स। एटम्स में क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन्स पे कैसा होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन्स पे कैसा होता है? न्यूट्रल, यानी कोई चार्ज नहीं हो। जब कोई बॉडी को आप रब करते हैं तो क्या होता है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। अब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में एटम्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन जब आप रब कर रहे हैं या उसको हम किस तरीके से एनर्जी दे रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? उसको एक एनर्जी मिलती है जिससे इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है? उससे निकल जाते हैं एटम से। जब इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो अब उसके अंदर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उसमें क्या होंगे? प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जिस एटम पे गए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, यानी वो एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब किसी भी एटम, किसी भी बॉडी में जो चार्ज है वो किसकी वजह से होता है? वो आपका इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके? ई के। जहाँ ई जो है चार्ज है और जिसकी वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब अगर ई पॉजिटिव है दैट मीन्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन होगा, अगर नेगेटिव है दैट मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी कैन ओनली बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज E, where E is 1.6 × 10⁻⁹ कूलम. Thus charge on a body can be written as Q is equal to plus minus NE, where N can be 1, 2 and 3, where Q is total charge on the body, E elementary charge and N is number of electrons transfer from one body to another. एक और बात याद रखेंगे, हालांकि प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल होता है, लेकिन किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स आपका वो बाहर एमिट नहीं कर सकते, वो मूव नहीं कर सकते। तो जो चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। सो ये क्वांटाइजेशन रूल है। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो प्लस माइनस एन ई होगा, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दैट बॉडी। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करें तो चार्ज की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो नेचर है चार्ज को, बिकॉज हमने दो टाइप में डिवाइड किया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो चार्ज के बीच जो फोर्स वर्क करता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी नेचर। तो अगर दोनों चार्ज जो है वो सेम नेचर के होंगे, सेम पोलैरिटी के होंगे, तो उनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। दैट मीन्स प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, यानी अपोजिट पोलैरिटी के होंगे, तो उनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, सो जो अपोजिट पोलैरिटी वाले चार्ज हैं वो क्या करते हैं? आपका अट्रैक्ट करते हैं, और सेम पोलैरिटी वाले जो चार्ज हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो सम होगा उस पे जो इंडिविजुअल चार्ज है उनके। ठीक है, अगर एक हम सिस्टम ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हम एक बैग लें जिसमें हम कई सारी बॉल्स जो कि चार्ज हैं उनको अगर हम रखें, तो जो टोटल चार्ज है, जो टोटल चार्ज होगा उस बैग पे, उस सिस्टम पे, वो क्या होगा? जो इंडिविजुअल चार्ज है उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। एल्जेब्रिक सम यहाँ पर हमने इसलिए कहा है क्योंकि चार्ज को हम विद साइन ऐड करेंगे।
अगर जो पॉजिटिव है जो नेगेटिव है उनको उनके साइन के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे अगर हम एक सिस्टम में n चार्जेस लिए हैं, किसी पे प्लस है, किसी पे माइनस है, किसी पे माइनस, इस तरीके से हमने बहुत सारे चार्जेस लिए हैं। तो जब उनको ऐड करेंगे तो जैसे हमने इसको किया है Q1 उसके साइन के साथ, यहाँ हमने क्या है माइनस Q2 को ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो हम एल्जेब्रिक सम की बात करेंगे, यानी चार्ज को उनके विद साइन हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक सिस्टम है जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड का, जैसे एटम्स में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम चार्ज होते हैं आपके, सेम पोलैरिटी सॉरी अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं लेकिन सेम मैग्नीट्यूड होता है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाता है 0 एटम पे, इसलिए एटम को न्यूट्रल कहा जाता है, ठीक है। सो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? अगेन इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज की अब हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। अब पॉइंट चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कब कहते हैं? जब उनके बीच का जो डिस्टेंस है, चार्ज की जो डायमेंशन है उसके कंपैरिजन में बहुत लार्ज हो, तो हम चार्जेस को एज अ पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अर्थ को अगर हम सन से देखें, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अर्थ को अगर हम एक चार्ज मान लें और सन को एक चार्ज मान लें, तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम अर्थ को एज अ पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। सो बेसिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टीज है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो चार्ज में एडिटिव नेचर होता है, या अगर किसी सिस्टम में कई सारे पॉइंट चार्जेस हैं तो उस सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होगा ऑल चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा, ठीक है। यानी अगर एक सिस्टम में Q1, Q2, Q3, Qn पॉइंट चार्जेस हैं तो टोटल चार्ज जो होगा Q वो कितना होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन Qn। सेम आप देख सकते हैं ना, किसी भी एटम पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का चार्ज का सम। तो न्यूट्रॉन्स पे तो चार्ज होता नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम में जो है वो जनरली इक्वल नंबर में होते हैं, तो टोटल चार्ज कितना होता है एटम पे 0, ठीक है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ अ चार्ज। किसी भी आइसोलेट सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है। जब आप किसी ग्लास रॉड को अगर हम बात करें सिल्क पे रब करते हैं तो क्या होता है, एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ग्लास रॉड को हम जब रब करते हैं सिल्क से, तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं सिल्क में, ठीक है। तो ग्लास रॉड कैसी हो जाती है, पॉजिटिव, और जो सिल्क है वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव। अगर हम प्लास्टिक रॉड की बात करेंगे तो प्लास्टिक रॉड को जब हम फर्न से रब करते हैं तो प्लास्टिक पे आ जाता है नेगेटिव और उस पे आ जाता है पॉजिटिव। सो पूरे सिस्टम का ओवरऑल चार्ज क्या रहता है, कंजर्व, ठीक है। और यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो यूनिट ऑफ चार्ज कितना क्या होती है आपकी, कूलाम होती है। और चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो कितना होता है, ई। इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस ई नेगेटिव, और प्रोटॉन पे होता है प्लस ई, ठीक है। जहां ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो किसी भी बॉडी या सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इनटू बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कितनी होती है, ई। तो किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज रहता है क्यू, वो कितना होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। सो क्यू इज इक्वल टू एन ई। इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज यूनिट, जिसको हमने ई कहा हुआ है, और ई का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यूनिट ऑफ चार्ज अभी हमने डिस्कस की थी, कूलाम होती है, ठीक है। और 1 कूलाम किसके इक्वल होता है, 1 कूलाम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड व्हेन द करंट इज 1 एम्पियर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है उसका, 1.6। हम इसको जनरली 1.6 लिखते हैं, ठीक है। आप आगे की जो डिजिट्स हमको हम छोड़ सकते हैं, तो हम इसको जनरली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम लिखते हैं, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे जो है चार्ज -1 कूलाम हो या 1 कूलाम हो, तो उस बॉडी पे माइनस है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ना। अगर किसी बॉडी पे -1 कूलाम चार्ज है तो उस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब चार्ज की और भी यूनिट्स हैं, जैसे माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम कितना होता है, 10⁻⁻6 कूलाम।
मिली कूलम कितना होता है 10⁻³ कूलम, ठीक है। तो ये चार्ज की कुछ स्मॉलर यूनिट्स हैं, प्लस ई माइनस ई, दो आपके बेसिक यूनिट्स हैं चार्ज की, ठीक है। और जो भी सिस्टम है उस पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, Q = Ne। अगर किसी सिस्टम में N1 इलेक्ट्रॉन्स है, N2 प्रोटॉन्स है, तो जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, N2 × E प्लस N1 × -E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, N2 - N1 × E, जो कि अगेन एक इंटीजर ही है। अब जब किसी बॉडी को जब हम रब करते हैं, अगर उसमें एक तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर भी हो रहे होते हैं, अगर उस बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है तो 1 कूलम चार्ज में ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस जो इलेक्ट्रॉन्स का अगर एक दो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ भी है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 1 कूलम को 1 माइक्रो कूलम में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप जो पावर थी 10⁻18 की जगह कितना हो जाएगा 13। तो क्वांटाइजेशन कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ ई, क्योंकि एक या दो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से जो ओवरऑल चार्ज है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कूलॉम्स लॉ की बात करेंगे। कूलॉम्स लॉ ने जो है दो चार्जेस के बीच लगने वाले जो फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड के लिए एक एक्सप्रेशन दिया था और एक लॉ दिया था। सो उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, and this force always act along the line joining to the two charges। तो अगर हम दो चार्जेस लें जो कि एक दूसरे से r डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन है वो किसके इक्वल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा। सबसे पहले नंबर 1 उनके जो चार्ज है उनके प्रोडक्ट के डाई के प्रोपोर्शनल होगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इसको एक साथ लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएंगे कांस्टेंट आ जाएगा k, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलॉम कांस्टेंट, वेयर k की जो वैल्यू होती है फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए 1/4πε0 होती है, जहाँ k की जो वैल्यू है हम कितने लिखते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ε0 इसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जहाँ f को अगर हम देखें वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, f = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर हम k की वैल्यू यहाँ पुट करें तो k = क्या होगा 1/4πε, ठीक है। फॉर अदर मीडियम, ये फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए वैलिड है और एयर के लिए, ये अदर मीडियम्स के लिए अगर कोई मीडियम हो आपका रिलेटिव मीडियम तो उस केस में हम यहाँ लिखेंगे, जहाँ एप्सिलॉन को हम क्या कहेंगे परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम और एप्सिलॉन को क्या कहते हैं हम परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, और k को हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। आपको कुछ बुक्स में k की जगह वो εr भी लिख देते हैं जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ k की जगह εr लिख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि हम एक k को ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ठीक है, दोनों ही सिंबल्स ठीक हैं। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो अब आपके पास दो चार्जेस हैं, अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें उनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स या वेक्टर क्वांटिटी तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने दो पॉइंट चार्जेस लिए हैं, उनका इस एक्सेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें पोजीशन वेक्टर Q1 का R1 है, Q2 का R2 है, ठीक है, उनके बीच का जो पोजीशन वेक्टर वो है R, ठीक है। तो अब हमने कंसीडर किया है F12 को कंसीडर किया है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, F21 को हमने कंसीडर किया है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, और ये जो है यूनिट वेक्टर R1 ये क्या है यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 से Q2, 1 से 2 जा रहा है इसलिए हमने इसको नाम दिया 1 2, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 से Q1 जिसको हमने 2 1 लिखा हुआ है। अब हमें फोर्स अगर लिखना है
तो फोर्स जनरली क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हम किस तरीके से लिखते हैं, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। तो अगर हमें बात करनी है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर डायरेक्शन की बात करेंगे तो अब फोर्स लग किस पे रहा है, Q1 पे, किसकी वजह से लग रहा है, Q2, तो डायरेक्शन क्या होगा, Q2 2 से 1 की तरफ, तो हमने यहाँ यूनिट वेक्टर लिखा दिया है 2 1, ठीक है। जहाँ R स्क्वायर जो है मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के बीच का जो वेक्टर है R, इसका मैग्नीट्यूड, चाहे आप इसको R लिखें या इसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर लिख दें। सेम फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 कैसे लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 की वजह से 2 पे जा रहा है तो यानी 1 2, ठीक है। अगर आप वेक्टर के रूल के अकॉर्डिंग देखें तो जो R21 है वो क्या होगा, माइनस R12, ठीक है। वेक्टर को अगर हम रिवर्स करें तो माइनस साइन आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, जो वैल्यू है वो सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, यानी जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स का लॉ भी आपने पढ़ा है ना, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो जनरल टर्म अगर हम लिखें कूलॉम्स लॉ की तो क्या होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और इंटू यूनिट वेक्टर, जहाँ यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस की बात करें ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है, सिंस वेक्टर R1 इक्वल टू माइनस वेक्टर 1 2, यूनिट वेक्टर R12 इज इक्वल टू माइनस यूनिट वेक्टर R21। सो जो दोनों फोर्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे और इक्वल होंगे। इट मीन्स बोथ द चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, दिस लॉ ओबे एक्शन रिएक्शन लॉ। अब जो कूलम्बिक फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन हमेशा एक पॉइंट्स की तरफ होता है, ठीक है, तो उसको हम सेंट्रल फोर्स में कंसीडर करते हैं। अब वो हमेशा किसके अलोंग रहता है, जो आपके दोनों चार्जेस को लाइन जोड़ रही है उसके अलोंग रहेगा। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अगर हम एक सिस्टम लें जिसमें मल्टीपल चार्जेस हों और उसमें हमें एक चार्ज को कंसीडर कर लें, फॉर एग्जांपल Q1, और उस Q1 पे हमें फोर्स निकालना है ड्यू टू अदर चार्जेस, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो अब इसमें हम जो है प्रिंसिपल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस force between any 2 point charges is not influenced by presence of other charges, यानी जो अदर चार्जेस हैं उसकी वजह से उन दो चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो अदर चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो वही रहेगा जो अगर ये नहीं भी है तब लगेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस अप्लाइड बाय अदर चार्जेस ऑन दिस चार्ज। फॉर एग्जांपल हमने फोर्स ले लिया है Q1 पे ड्यू टू Q2 Q3 Q4 सो ऑन Qn तक, अब वो कितना है, 1 पे लग रहा है ना, किसकी वजह से 2 से, तो यानी F12 F13 F14 एंड F1n। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा आपका Q1 पे वो कितना होगा, वेक्टर सम ऑफ दिस। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए एक्सप्रेशन दिया था, जिसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। तो आपको पता है दो अनलाइक चार्ज बॉडीज के बीच में कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, और दो लाइक चार्ज बॉडीज के बीच में कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, ठीक है। तो अगर हम कंसीडर करें फर्स्ट बॉडी पे प्लस और दूसरी बॉडी पे प्लस तो क्या होगा, उनके बीच में रिपल्सन, और अगर एक पे प्लस है और एक पे माइनस है तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब चार्ज की जो स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब हम देख लेते हैं, हमने दो चार्ज लिए हैं, एक पे हमने प्लस Q1 लिया हुआ है, दूसरे पे हमने माइनस Q2 लिया हुआ है, क्योंकि दोनों अब क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट बॉडी पे प्लस Q1 रहे लेकिन सेकंड पे प्लस Q2 आ जाए तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। सेम अगर फर्स्ट बॉडी पे आप माइनस Q1 ले और सेकंड बॉडी पे आप प्लस Q2 लें तो उनके भी माइनस Q2 लें तो उनके बीच में अगेन क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। सो फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका जो डायरेक्शन है वो दो चार्जेस के सेंटर को जो लाइन जोड़ती है उसके अलोंग होता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स।
अब अगर हम Q1 के साइज को इंक्रीज कर दें, Q2 को अनचेंज रहने दें, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर हम Q1 की वैल्यू को Q1 को स्मॉल कर दें, Q2 को अनचेंज रहने दें, तो फोर्स की वैल्यू अब क्या होगी, कम हो जाएगी। सेम अब अगर हम क्या करें, Q1 को अनचेंज रहने दें, Q2 को बढ़ा दें, तो अगेन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। और अगर Q1 को अनचेंज रहने दें और Q2 को अब हम कम कर दें, तो अगेन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो चार्ज की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। और वो कैसे कर रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। दोनों को अगर हम एक साथ देखें तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2। अगेन अगर हम दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको वैरी करें, तो अगेन फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम दोनों चार्जेस को पास लेके आएंगे तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम उनको दूर लेके जाएंगे तो उनके बीच लगने वाला फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या देख सकते हैं कि जो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, फोर्स उस पर भी डिपेंड करता है। वो किस तरीके से करता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सो फोर्स की जो वैल्यू है वो अलग अलग मीडियम में दो चार्जेस के बीच वो डिफरेंट होती है। एयर में दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स जो है वो डिफरेंट होगा देन सेम चार्जेस पे वाटर में जो लगने वाला फोर्स है। तो मीडियम का इफेक्ट पड़ता है फोर्स पे, ठीक है। तो फोर्स की वेरिएशन को हम मीडियम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन उठाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं के, जो कि मीडियम के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करता है फोर्स को। अब के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है आपकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये कूलम्ब्स लॉ है आपका, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन K R स्क्वायर, जहाँ K क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट कहते हैं परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जो मीडियम के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। सो F इज इक्वल टू क्या हो गया, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू आर स्क्वायर। दिस इज कूलम्ब्स लॉ, जहां एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या कहा हुआ है, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जो मीडियम पे डिपेंड करती है। फॉर एयर एंड वैक्यूम एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। तो ये कूलम्ब्स लॉ है। Hello friends, my name is Archana and welcome to my channel Circuit Globe. Today in this video I will explain you about the electric field. So friends, let's get started. First of all, understand what is electric field. Friend, the electric field is the region around the charged particle within which the other charge experience the अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। जैसे फील्ड आपने देखा है, जैसे लोगों के खेत होते हैं, तो एक खेत की, हर एक खेत की एक बाउंड्री होती है, ठीक है। और हर एक खेत जो है एक पर्टिकुलर किसान का होता है। अगर उस खेत में कोई अदर किसान आएगा खेती करने, तो क्या होगा, उनके बीच में लड़ाई होगी, उनके बीच में फोर्स लगेगा। सेम चार्जेस के बीच में होता है। अगर हम एक पॉइंट चार्ज को लें तो उस पॉइंट चार्ज के अराउंड एक आपका एक उसकी एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है, एक रीजन क्रिएट हो जाता है, एक स्पेस आ जाता है, जिसमें अगर कोई दूसरा पॉइंट चार्ज अगर हम लाएंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा। और वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है नेचर, दोनों के जो पोलैरिटी है यानी उनका जो नेचर है वो क्या है। सो स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो है क्या, स्पेस अराउंड अ चार्ज और चार्ज सिस्टम इन विच अदर चार्जेस एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक हमने पॉइंट चार्ज लिया है Q, जिसके पास हम एक Q नॉट ला रहे हैं। अगर हम इस चार्ज को इसके फील्ड में लाएंगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा। जहाँ Q नॉट को हमने टेस्ट चार्ज कहा हुआ है, Q को क्या कहा हुआ है हमने, सोर्स चार्ज, ठीक है। अगर ये चार्ज इसकी बाउंड्री पे होगा तब भी फोर्स लगेगा, इसके अंदर होगा तब भी फोर्स लगेगा। लेकिन अगर ये इसके रीजन के दूर हो तो कोई भी फोर्स इनके बीच में नहीं लगेगा। तो फील्ड वो होता है जिसमें अदर चार्जेस एक फोर्स को फील करते हैं, ठीक है। अगर वो टेस्ट चार्ज जो है इस फील्ड से दूर रहेगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा।
सो सोर्स चार्ज क्या है? दैट चार्ज हुज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी स्टडीड इज नोन एज सोर्स चार्ज. और टेस्ट चार्ज क्या है? इट इज दैट इन्फिनिटली स्मॉल चार्ज हुज प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस बट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन स्टडी द फील्ड ऑफ अदर चार्जेस. उसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज. नोट, सोर्स चार्ज जो है वो मे बी पॉइंट चार्ज हो सकता है, सिंगल पॉइंट चार्ज हो सकता है, या ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस हो सकता है, या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट चार्जेस हो सकता है. तो हम पॉइंट चार्जेस की बात करें तो पॉइंट चार्जेस क्या होता है? अगर एक चार्ज है सेड टू बी अ पॉइंट चार्ज इफ इट्स डायमेंशन इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस फ्रॉम सम ऑब्जर्वेशन पॉइंट. यानी अगर इस चार्ज की वजह से मुझे यहाँ पर फील्ड निकालना है, अगर ये चार्ज से ये जो फील्ड जो पॉइंट है चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर आर इसका जो साइज है उसके कंपैरिजन में अगर लार्ज होगा तो हम इसको एज अ पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे. फॉर एग्जांपल, स्पेस के रिस्पेक्ट में अर्थ क्या है? एक पॉइंट है. ठीक है. इफ द डायमेंशन ऑफ प्लस क्यू इज लेस देन आर देन प्लस क्यू विल बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज. ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस. यानी अगर हम बहुत सारी बॉल्स को एक बैग में रखते हैं तो वो क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस. कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट चार्जेस. If the number of point charges are very large and the separation between any two neighboring charges is infinitely small, then such arrangement is known as continuous distribution of point charge. For example, हम एक नदी ले लेते हैं, या नदी ना लेके हम छोटा सा एक नाला ले लेते हैं, जैसे बारिश में पानी भर जाता है और उस नाले में आप पत्थर डाल रहे हैं. एक तो कंडीशन है पत्थर है हमारे पॉइंट चार्जेस, पत्थर आप जगह जगह डालो. ठीक है. एक है आप पत्थरों को डालें, जैसे ब्रिज बनाया गया था, राम सेतु बनाया गया था ना, उसमें पत्थर क्या है? कंटिन्यूस बिछाए गए थे. तो उसी तरीके से तो अगर चार्जेस जो है उनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल हो, ठीक है, या नेग्लिजिबल हो, तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का वो कंटिन्यूस होगा और उसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट चार्जेस. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. ठीक है. तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉइंट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय E. इफ F is the force on Q naught by Q, then the intensity of electric field at P is given by E is equal to F upon Q naught. ठीक है. ये वेक्टर फॉर्म में है, इसको आप जनरल टर्म में लिखेंगे तो E is equal to F upon Q naught. और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ E न्यूटन पर कूलम. ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ E इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ F यानी फोर्स. Direction of E at any point due to positive charge is outward and due to negative charge is inward. तो आप देख सकते हैं प्लस क्यू की वजह से आउटवर्ड है और माइनस क्यू की वजह से इनवर्ड है. फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू नॉट प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू, वो कितना होगा? F इक्वल टू क्यू नॉट E. और डायमेंशन ऑफ E जो होती है फोर्स अपॉन क्यू से अगर हम निकालें तो क्या होगी? ML_T-3A-1. सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. तो हमने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया प्लस क्यू, जो कि पॉइंट O पे आपका प्लेस्ड है किसी भी मीडियम में. अब हम मीडियम की बात करें, वो चाहे तो मीडियम एयर भी ले सकते हैं, वैक्यूम भी ले सकते हैं, लेकिन पहले हम इन जनरल कर रहे हैं. तो हमने एक मीडियम कंसीडर कर लिया और जिसमें आपका O पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है. अब इस O पॉइंट से R डिस्टेंस पे एक और पॉइंट P है जिसपे आप एक टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज आपने रखा हुआ है. तो अब इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट P पे कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आपको वो फाइंड करना है. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है. अब क्योंकि ये जो क्यू नॉट है वो इस क्यू के फील्ड में आ गया है या उसके फील्ड में की रेंज में है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा. वो फोर्स हमने सपोज करो कितना है? F है. तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ दो चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है वो कितना होता है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब क्योंकि हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर चाहे तो आप एप्सिलॉन R लिख लीजिए रिलेटिव परमिटिविटी, चाहे आप K लिख लीजिए. तो मैं यहाँ K लिख ले रहा हूँ इंटू Q1. तो Q1 कितना है? Q है. एंड Q2 यानी Q नॉट अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर यानी R स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब बाय डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा था? किसी भी प्लस क्यू की वजह से किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E,
वो कितना होता है, F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, क्योंकि फील्ड जो है वो किसका है, प्लस क्यू का है, और हम टेस्ट चार्ज किसको लिया है, हमने क्यू नॉट को लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी आपकी, F की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1 अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E आपके पास कितना आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज Q एट पॉइंट P, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, सोर्स चार्ज पे, यानी इस चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट रखें, जितनी ज़्यादा चार्ज की वैल्यू होगी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के स्क्वायर, यानी पॉइंट चार्ज जितना दूर होगा, टेस्ट चार्ज जितना दूर होगा प्लस क्यू से, उस पर उतना ही उस पर फोर्स कम लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज होगा वो कम होती जाएगी, ठीक है। सो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन R एंड E, तो आपके पास किस तरीके का ग्राफ आएगा, तो इस तरीके का ग्राफ आएगा आपका। जैसे जैसे आपका R इंक्रीज होगा इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन को अगर हम वेक्टर टर्म्स में लिखना चाहें, इन वेक्टर टर्म्स, इन वेक्टर फॉर्म की बात करें, तो कितना आएगा, E इज इक्वल टू आएगा आपका मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड अगर आप रखेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर कैप। ये हमने जनरल लिखा है फॉर एनी मीडियम। अगर हम बात करें फॉर एयर एंड वैक्यूम, फॉर एयर एंड और वैक्यूम की बात करें तो आपको पता है K की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1। तो उस केस में E का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर। और E की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब इसी में हम कंडीशन डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन होगा, तो आउटवर्ड होगा। लेकिन अगर जो ये सोर्स चार्ज है उसको हम नेगेटिव ले लें, तो जो क्यू नॉट पे जो चार्ज अब लगेगा, P की अगर हम बात करें, O है, ये R है, तो इस केस में अब क्या करेगा, इस पे जो चार्ज लगेगा वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो किस तरफ लगेगा फोर्स आपका F, इस साइड। और आपको याद हो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो वही होता है जो फोर्स का होता है। तो इन दोनों ही को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में जो है वो आउटवर्ड है, और इस केस में क्या है, इनवर्ड है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा, ठीक है, अगर वो नेगेटिव है तो इनवर्ड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। अभी हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। तो अगर हम एक सिस्टम लें जिसमें कई सारे पॉइंट चार्जेस हैं और उसकी वजह से किसी पॉइंट P पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पे क्या होगा, वो अलग अलग चार्जेस की वजह से जो फील्ड है उसके वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो अगेन जैसे आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था, सेम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी है। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्ज इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट when all other charges are assumed to be absent. So electric field at P due to Q1, Q2 and so on Qn. So अगर हम Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ले रहे हैं, Q2 की वजह से E2 ले रहे हैं, Q3 की वजह से E3 ले रहे हैं, Qn की वजह से En ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं,
1/4πε0 Q1/R1 इसका यूनिट वेक्टर इस तरीके से, और इसको हम समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, E इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, समेशन I गोज टू n QI/RI का स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ RI. So this is the electric field due to point charges, number of point charges at point P.